हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा अकेडमी। अकाउंटिंग प्रोसीजर में सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, it assumes that the business has a distinct and separate entity from its owner. Suppose that this business belong to this owner। ये बिजनेस जो है किसी पर्सन का है। दिस इज पर्सन, सम पर्सन, और इसी पर्सन का ये बिजनेस है। बट according to business entity concept, this business is different entity and this owner is different entity. Suppose when a person brings in some money, okay, this person is putting some money into the business, it will be treated as the liability of the business to the owner. This is बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, जैसा पैसा ओनर ने लगाया है बिजनेस में, दिस विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। एंड इस केस में एक सेपरेट एंटिटी जो है, दैट इज द ओनर, एंटिटी टू, एक सेपरेट एंटिटी दूसरी एंटिटी को पैसे दे रही है डायरेक्टली, ये कहना चाहते हैं। एंड when the opposite happens, that is when the owner withdraws any money from the business, that is ओनर ने कोई पैसा निकाल लिया है अपने ही बिजनेस से, this will reduce the owner's capital and इससे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। इससे यहाँ पे बिजनेस जैसे ही पैसा लगा रहा है ओनर बिजनेस में, उसे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है ओनर के लिए। यहाँ पे लाइबिलिटी, जब पैसा निकालेगा तो लाइबिलिटी विल गेट रिड्यूस्ड एज वेल एज ओनर की कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में जो पर्सनल लाइबिलिटीज रहेगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रहेगी ओनर की, those not will not be considered while recording and reporting the asset and liabilities of the business। जब भी हम बिजनेस की एसेट एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करेंगे तो उस केस में ओनर की एसेट एंड लाइबिलिटीज को कंसीडर नहीं करेंगे। एंड सेम हैपन्स फॉर द अपोजिट, जो बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, those will not be considered while recording and reporting the asset and liabilities of the owner। Please remember this, because according to the concept, business entity concept, business and the owner both are the separate entities। Next one is revenue recognition or realization concept। According to this concept, revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized। That is, revenue is assumed to be realized when legal right to receive it arises। For an example, rent, commission, interest, इन केसेस में ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। रेवेन्यू को कब एज्यूम करेंगे, जब उसे रिसीव करने का लीगल राइट मिलता है, व्हेन द लीगल राइट टू रिसीव इट राइजेस, उसी केस में ही रेवेन्यू को कंसीडर करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, रेंट फॉर मार्च 2014, ओके, दिस इज 2014। अगर सपोज करो ये रेंट जो है अप्रैल 2014 में इंक्लूड हुआ, अप्रैल 2014 में मार्च 2014 का रेंट
दिया गया, तो इस रेंट को हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में रखेंगे? इसको 2013-14 में। ओके, that would not be included in this financial year, that is starting from 14 to 15, because लीगल राइट यहाँ पे मार्च 2014 का है, मार्च 2014 का ही रेंट वो पे कर रहा है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम शो करेंगे रेंट को, that would be of March 2014, not of the April 2014. Similarly, if the interest of 2014, अप्रैल 2014, अगर ये एडवांस में पे कर दिया गया है, दैट इज मार्च 2014 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट शो कहाँ पे करेंगे? इधर दिस फाइनेंशियल ईयर में और दिस फाइनेंशियल ईयर में, विच वन? दैट इज दिस वन, बिकॉज according to the according to the realization concept, the legal right to receive it is in April 2014. सो इस फाइनेंशियल ईयर में ही शो होगा ये, डेट इज 14-15 फाइनेंशियल ईयर में शो होगा। तो एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। रेवेन्यू इज एज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन द लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। एग्जांपल क्या रहते हैं इसके? रेंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट। तो द नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली एग्जांपल से बताते हैं इसको। सपोज दैट एन इन्वेस्टर वांट टू know the financial performance of an enterprise in a current year as compared to that in the previous year. एक इन्वेस्टर है जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना चाहता है करंट ईयर की एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ही may compare इस this year's profit with that of the last year's profit. For an example, if the accounting policies adopted say with respect to the depreciation in the 2 year are different, अकाउंटिंग पॉलिसीज में डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे सम ऑफ ईयर्स के मेथड के थ्रू निकाली है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की है यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू प्रॉफिट कैलकुलेशन की है अकाउंटिंग ईयर्स में। अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के थ्रू कैलकुलेट की है। So we cannot compare the previous year with final year, that is present year, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच के थ्रू दोनों में प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है। That is the approach used for calculating profit or making the accounting policies assessment. The concepts used for these calculations are inconsistent with each other. Method adopted for the current year is that is inconsistent with the method adopted for the previous year. That's why we cannot compare. So according to consistency concept, both methods should be same. तो इस केस में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में यहीं पे हो सकता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे यहीं पे हो सकता है। दिस वुड बी सेम फॉर द कंपेरिजन फॉर द प्रीवियस ईयर एंड फॉर द करंट ईयर, क्योंकि कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस एंड हेल्प्स इन अचीविंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। अगर मेथड सेम रहेंगे तो दैट मीन्स द रिजल्ट्स वुड बी कंपेरेबल। Okay, this is all about the consistency. This was for the same company. If the
accounting method and policies adopted in the preparation of financial statement for two different companies are consistent with each other, then we can compare those both companies with each other. सो नेक्स्ट वन देखते हैं। थोड़े से एमसीक्यू यूज करेंगे और केस स्टडीज करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके पास अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। यहाँ पे कंसिस्टेंट वर्ड आ गया। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कंसिस्टेंसी द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पीरियड टू पीरियड, and within the period there should be consistent treatment of the similar items. Okay, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? that is the consistency concept. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। It envisages that the accounting information should be prepared on a consistent basis from period to period, and within the period there should be a consistent treatment of the similar items. Okay, let's move on to the next one. Which accounting concept forbids the inclusion of unrealized gains but advocates the provision of possible losses? This is the case of conservatism concept. कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जो भी फ्यूचर के गेन्स होते हैं जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं, गेन्स या प्रॉफिट होता है, उस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं ड्यूरिंग मेकिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। ओके, बट जो लॉसेस होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। दैट इज प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड। ओके, दिस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड, बट ऑल द लॉसेस इवन दोज विच may have a remote possibility are to be provided for the books of account. This is about the conservatism concept, cost of conservatism. इतना से याद रखना है कि इसमें जो होते हैं अनरियलाइज्ड गेन्स और प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करते हैं और लॉसेस को इंक्लूड करते हैं। अनरियलाइज्ड गेन को इंक्लूड नहीं करते हैं बट लॉसेस को कंसीडर करते हैं। अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ईच ट्रांजैक्शन इन अकाउंट हैज टू एस्पेक्ट्स, दैट इज debit and credit, and are recorded in the accounts, in the book of accounts accordingly. I have already discussed this also. That is dual aspect. डुअल एस्पेक्ट में ही किसी ट्रांजैक्शन की दो एंट्री रखी जाती है, क्रेडिट होगी और दूसरी डेबिट होगी। ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, इधर टेकिंग फॉर एन एग्जांपल डिपॉजिटिंग द कैश इन बैंक अकाउंट, that will make one account credit and the other account debit. Let's move on to the next one. In which of the accounting concepts transactions are recorded at the amounts involved while the assets are always recorded at cost? This is cost concept. शिवा एंटरप्राइजेस, उसमें जो भी उस एग्जांपल में जो भी बिल्डिंग है, फर्नीचर है और जो कोई भी एसेट है बैंक के, उनको हमने कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ओके, बट जो कैश था दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज ऑलरेडी। सो टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे? द सम ऑफ ऑल दिस इन टर्म्स ऑफ रुपी ओनली। ओके, दैट इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में होता क्या है, ट्रांजैक्शन जो है वो ऑलरेडी आपकी रुपीज में होती है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट होती है, एंड दैट इज अ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपी। बट जो एसेट होते हैं बैंक के या फिर किसी भी एंटरप्राइज के, उनको हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज में। आफ्टर दैट टेक टोटल करते हैं, सो दैट विल टोटल एसेट ऑफ द बैंक according to the cost concept. Let's move on to the next one. Business entity concept. ये बोल रहा है business entity concept separates the business from its owner from the standpoint of account. This is true. Business entity concept में both owner and business
बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। अगर ओनर जो है बिजनेस में कोई पैसे डाल रहा है तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज कर देगा। बिजनेस में ओनर की लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। एंड अगर कोई ओनर जो है बिजनेस से ड्रॉ कर रहा है पैसे, तो ये क्या करेगा, ओनर की कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। फर्स्ट वन, ओनर की कैपिटल को, ध्यान रखिएगा, ओनर की कैपिटल को रिड्यूस करेगा बिजनेस से। These both are separate entities, and liability would also get reduced of the business to the owner. This is the business entity concept. This accounting concept separates the business from its owner. As far as accounting is concerned, the owner and the business are two separate entities. Let's move on to the next one. Dash states that all the transaction recorded in the books of account should be evident and supported by the objective documentary evidence. ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट के केस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो डेट वुड बी सपोर्टेड बाय अ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। Okay, the transaction is support this transaction is supported by a verifiable documents or vouchers। या फिर एग्जांपल लेते हैं इसका, द ट्रांजैक्शन फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल मे बी सपोर्टेड बाय कैश रिसिप्ट फॉर द मनी पेड if the same is purchased on cash, or the copy of invoice or delivery challan if the same is purchased on credit। कैश के केस में रिसिप्ट लेंगे, और क्रेडिट के केस में चालान या इनवॉइस लेंगे। ओके, हमें डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है कोई किसी भी ट्रांजैक्शन का। जब भी बैंकिंग में या किसी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जैसे कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं या समथिंग अदर गवर्नमेंट बिजनेस करते हैं, तो उस केस में इन एवरी ट्रांजैक्शन, in terms of banking, in every transaction there is a voucher for particular debit and credit. This is the objective evidence concept, please remember this। and receipt for the amount, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, the receipt for the amount paid for the purchase of machine becomes the documentary evidence for the cost of the machine। अगर कोई मशीन खरीदते हैं उस केस में मशीन को परचेज करने के लिए जो रिसिप्ट मिलती है हमें, डेट इज द ऑब्जेक्टिव, डेट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द मशीन। कैश दे दिया हमने, मशीन परचेज कर ली, ओके, बट कैश की रिसिप्ट जैसे ही हम रिसीव करेंगे, डेट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिसीव करेंगे। तो दिस प्रोसेस वुड बी द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस। थोड़ी सी डेफिनेशन दोबारा देखते हैं इसकी। इट स्टेट्स दैट ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट शुड बी एविडेंट एंड सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अंडर which of the transactions are recorded in a book of account as and when they take place, that is in a chronological manner। इस वर्ड को याद रखिएगा आप, जहां पे क्रोनोलॉजिकल आ गया उसका मतलब रहेगा हिस्टोरिक रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिक रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट में होता क्या है, इट स्टेट्स दैट द ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, दैट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, डेट वाइज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which accounting concept refers to the expectations that the organization will have a indefinite life। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कब कौन से कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इंडेफिनेट लाइफ रहेगी, दैट इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेशंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ इंडेफिनेट लाइफ। दिस assumption हैज एन इंपॉर्टेंट bearing on how the assets are to be valued।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विद रिगार्ड टू एसेट्स और रियल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे रियल अकाउंट का बताया हुआ है फंडामेंटल रूल को। इसका रहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर श्योर शॉर्ट यहीं से ही आपके 3 मार्क्स रहते हैं। गोल्डन रूल देखते हैं अकाउंटिंग के, रियल में, नॉमिनल में एंड पर्सनल में। In case of real, this is debit what comes in, credit what goes out. Please remember रखिएगा इन रूल्स को। So short 2 questions from this only. नॉमिनल के केस में डेबिट all expenses and losses, credit all income and gains। और पर्सनल के केस में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। That's it for the day. Thank you for watching. Please do like the video.